हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज उसकी शादी की पहली रात थी। अपनी सुहाग रात में एक 18 साल लड़की के क्या जज्बात होते हैं उसे समझना मुश्किल नहीं। वो उन्हीं जज्बात तले अपने दिल की धड़कनों को संभाले। जब अपने कमरे में दाखिल हुई तो उसके औसान खता हो गए। कमरा किसी उजाड़ बेवा का रूप धारे उसके सामने मौजूद था। वो घबराकर जूं ही पीछे की तरफ मुड़ी तो उसके साथ आई हुई नौकरानी फौरन ही उल्टे पांव चली गई। वो अपने भारी भरकम महंगे लहंगे को हाथ से पकड़े कमरे को परेशान कुन नजरों से तकने लगी। कमरे के कोने में एक पुराने जमाने का बेड रखा हुआ था जिस पर एक सादा फूलदार बेड शीट डाली गई थी। बेड के साथ एक खिड़की थी जिस पर सिरे से पर्दे ही गायब थे और उसका एक शीशा भी टूटा हुआ था। कमरे का पलस्तर जगह जगह से उखड़ा हुआ था, जैसे वाइट वॉश करने की भी जहमत गवारा ना की गई। फर्श पर भी आम सा कालीन बिछा था, बोसीदा और बदजौक सा। ऐसा कमरा तो उनके घर काम करने वाले चौकीदारों और नौकरों के सर्वेंट क्वार्टर का भी नहीं था जिसे कमरे में उसे लाया गया। ये वो मंजर नहीं था जो उसने अपनी सुहाग रात के लिए सोचा था। ना वो झिलमिलाती रोशनी, ना फूलों की महक, ना गुलाबों से सजा हुआ बिस्तर और ना कोई शोखी। कमरा इस कदर सादा था कि उसमें कोई सिंगल पेंटिंग भी दीवार पर नहीं लगी हुई थी कि उसे देखकर ही थोड़ा देर दिल बहल जाता। वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी जो दौलत की रेल पेल और खूबसूरत लग्जरी लाइफस्टाइल देखकर बड़ी हुई थी और उसकी शादी उसके वालिद ने एक अच्छे स्टैब्लिश बिजनेसमैन के साथ की थी। वो ब्याह कर अभी जिस कोठी में लाई गई वो इस पोश इलाके की खूबसूरत तरीन कोठियों में से एक थी। कोई भी बाहर से ये यकीन नहीं कर सकता था कि इस कोठी का दुल्हन वाला कमरा ऐसा होगा। खुद उसके वालिदैन भी आकर इस कमरे में अगर आ जाते तो उन्हें ये उस कोठी का कमरा किसी भयानक ख्वाब से कम ना दिखाई देता और शायद वो उस कमरे से भाग खड़े होते। लेकिन वो तो यहाँ से अब भाग भी नहीं सकती थी क्योंकि वो अब किसी की बीवी बन गई थी और वो ये तय करके अपने घर से निकली थी कि उसका जीना मरना अब अहमर के साथ है। दरअसल माँ के मरने के बाद उसके वालिद ने बहुत जल्द दूसरी शादी कर ली और सौतेली माँ ने आते ही उनके घर को जहन्नुमगाह बना दिया। उसके बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे लेकिन वो सारे ख्वाब सौतेली माँ के हाथों बिखर कर रेजा रेजा हो गए थे। बात सिर्फ सौतेली माँ की होती तो वो किसी न किसी तरह बर्दाश्त कर लेती, लेकिन वो अपने साथ शादी होते ही अपने भाई को भी लेकर आई थी जो अव्वल दर्जे का कमीना और बदफितरत मर्द था जिसने आते ही अरीबा को अपने जाल में फंसाने की बेपनाह कोशिश की। उसकी सौतेली माँ भी यही चाहती थी कि किसी तरह अरीबा की शादी उसके भाई जहांगीर से हो जाए, लेकिन शायद इसके बाप के दिल में अरीबा की मोहब्बत अभी बाकी थी। यही वजह थी कि जब भी सौतेली अम्मी अपने भाई का जिक्र इसके अब्बू के सामने करती तो वो खामोश हो जाते। लेकिन अंदर ही अंदर वो ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि अपनी नौजवान बीवी के आगे वो ज्यादा देर तक मज़ाहमत नहीं कर सकेंगे। लिहाजा वो बाहर ही बाहर अरीबा के लिए अपना हम पल्ला रिश्ता ढूंढ रहे थे। जब उनकी नज़र अरहम पर पड़ी तो उन्होंने फौरन ही इस रिश्ते को कबूल कर लिया। उसने भी जब अरहम को देखा तो देखते ही अपना दिल हार बैठी क्योंकि वो किसी हीरो से कम नहीं दिखाई देता था। इंतहाई सुलझा हुआ, तालीम याफ्ता और सबसे बढ़कर इतनी कम उम्री में उसने जिस तरह से अपने बिजनेस को संभाला था उसे देखते हुए अरीबा के वालिद तो उस पर फिदा ही हो गए और झट मंगनी पट ब्याह कर डाला। लेकिन अब जो सूरत हाल अरीबा अपनी सुहाग रात में देख रही थी ऐसा लगता था जैसे अरहम कोई इंतहाई गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता है कि जिसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने इतने अहम दिन अपने कमरे को संवार सकता। कहीं इसके साथ धोखा तो नहीं हो गया? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? बाहर पोर्च में खड़ी इतनी महंगी गाड़ियां, बावर्दी मुलाजिम और जहां जहां से वो गुजर कर इस कमरे तक पहुंची थी वो सब इतना खूबसूरत और आराइशी महंगी चीज़ों से सजा हुआ था कि उसका तो दिल ही खुश हो गया। कहीं इसकी नौकरानी इसे गलत कमरे में तो नहीं ले आई? ये सोच कर ही उसका दिल धक से रह गया। वो फौरन दरवाजे के पास आई। जो ही दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने लगी तो सामने वही मुलाजमा खड़ी थी जो उसे यहाँ तक लेकर आई थी। अरीबा ने एकदम त्योरी चढ़ाकर उसकी तरफ देखा। ये तुम मुझे कहाँ लेकर आई हो?
تو ملازمہ نے انتہائی اطمینان کے ساتھ جواب دیا، میں آپ کو آپ کے کمرے میں ہی لے کر آئی ہوں۔ یہ میرا کمرہ ہے، تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ جی، مجھے تو جو حکم ملا میں نے وہی کیا۔ کس نے حکم دیا تمہیں؟ ارحم صاحب نے۔ اور کون ہمیں حکم دے سکتا ہے اس کوٹھی میں؟ ارحم کہاں ہے؟ بلاؤ انہیں فوراً۔ وہ تو اس وقت اپنے اسٹڈی روم میں ہے، اور جب وہ اپنے اسٹڈی روم میں ہوتے ہیں تو وہاں جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ کیا فضول باتیں کر رہی ہو؟ میں ارحم کی بیوی ہوں، کوئی بھاگ کر نہیں آئی اس کے ساتھ۔ بلاؤ اسے فوراً۔ دیکھیں بیوی، وہ آ جائیں گے، آپ تھوڑی دیر بیٹھیں اور یہ جوس پی لیں۔ ملازمہ کی بات پر اسے غصہ تو بہت آیا، مگر اس کا گلا شدید خشک ہو رہا تھا، لہٰذا اس نے خاموشی میں عافیت جانی، کیونکہ اس سے مزید بات کرنے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ لہٰذا اس نے چپ چاپ جوس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو اپنی انگلیوں میں باقاعدہ کپکپاہٹ محسوس کی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے جوس کا گلاس پی لیا تو ملازمہ فوراً وہاں سے چل پڑی۔ وہ جوس کا گلاس لیے ہکا بکا اسے جاتے دیکھتی رہی، لیکن آخر وہ کتنی دیر یہاں کھڑی رہ سکتی تھی؟ لہٰذا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ پھر سے اس بوسیدہ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی اور جوس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے فقط ایک گھونٹ جوس پیا اور گلاس ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی۔ اس نے ایک بار پھر کمرے کی طرف نگاہ دوڑائی تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ بیٹیوں کا نصیب واقعی والدین جہیز کے ساتھ نہیں دے سکتے۔ اس کے ابو نے اپنی دوسری بیوی کے بھائی سے اسے بچانے کی جتنی کوشش کی وہ سب رائے گا گئی۔ یہ سوچتے کئی آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا، پہلے دل کی دلہن کا کمرہ بھلا ایسا ہوتا ہے؟ اس کے دل سے ہوک نکلی۔ وہ آہستہ سے اپنی کلائیوں کو سہلانے لگی۔ چوڑیوں کی کھنک نے کمرے کی خاموشی میں ذرا سی ہلچل پیدا کی، مگر یہ آواز بھی اس کے اندر کی گھبراہٹ کو کم نہ کر سکی۔ اتنے میں ملازمہ پھر اندر آئی اور اب کی بار وہ کھانے کی ٹرے اٹھائے ہوئے تھی، جس میں ٹینڈے کے سالن کی ایک پلیٹ اور ساتھ میں 2 روٹیاں تھیں۔ وہ ایک دم سے حیرت سے اس ملازمہ کو دیکھ کر بولی، یہ کیا ہے؟ تو ملازمہ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، کھانا کھا لیں، صاحب نے بھیجوایا ہے۔ میں؟ تمہارا مطلب ہے کہ میں کھا لوں؟ جی، اس کمرے میں آپ کے علاوہ تو کوئی نہیں۔ ارحم کہاں ہے؟ مجھے ان سے ملنا ہے۔ جی، میں نے آپ کے بارے میں انہیں بتایا ہے، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر میں خود وہاں جانا چاہتی ہوں جہاں وہ موجود ہیں۔ وہ ابھی تھوڑی دیر تک آ جائیں گے، تب تک آپ کھانا کھا لیں۔ یہ کہہ کر وہ فوراً باہر نکل گئی۔ وہ کھانا کیا کھاتی، اس نے تو کبھی زندگی میں ٹینڈے نہیں کھائے تھے۔ وہ ٹینڈے کا سالن دیکھ کر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کافی دیر گزر چکی تھی۔ دیوار پر لگی گھڑی نے 9 بجنے کا اعلان کیا، پھر 10، پھر 11۔ وہ مسلسل دروازے کی طرف دیکھتی رہی، جیسے ہر آہٹ پر دل کہتا تھا اب وہ آئے گا، مگر ارحم تو جیسے اسے یہاں لا کر بھول ہی گیا تھا۔ اس کے ذہن میں طرح طرح کے سوال ابھرنے لگے۔ ارحم کی طرف سب معاملات ٹھیک ہیں یا وہ کسی مجبوری میں شادی کے لیے مانا ہے؟ اس نے ہاتھوں کی مہندی دیکھی جس پر اس کا نام ابھی تک جگمگا رہا تھا، ارحم۔ اس کے اندر کشمکش شروع ہو چکی تھی۔ ایک طرف دل چاہتا تھا وہ ان سوالات کو دبائے، خود کو خوش فہمی میں رکھے کہ شاید وہ بس مصروف ہو گیا ہوگا، ابھی آ جائے گا، مگر دماغ کہتا تھا یہاں کچھ بھی ٹھیک نہیں، یہ سب غیر معمولی ہے، کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ تو وہ گھبرا کر پلنگ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، دونوں ہاتھوں کو آپس میں جوڑ کر اپنی انگلیاں مسلنے لگی۔ سانسیں کبھی تیز ہو جاتی، کبھی تھم سی جاتی، لیکن آنکھیں دروازے پر جمی رہیں۔ جوں ہی 1 بجا، دروازے کا ہینڈل گھومنے کی آواز آئی۔ دل کی دھڑکن یکدم تیز ہو گئی۔ اریبہ نے اپنے دوپٹے کو پکڑا اور نظریں جھکا لی۔ ارحم اندر آیا، لیکن اس کے چہرے پر کوئی جذبات نہیں تھے، آنکھوں میں نہ خوشی، نہ محبت، نہ دلچسپی، عجب بیگانہ انداز تھا۔ اریبہ گھونگھٹ سے اسے دیکھ کر کنفیوز ہو گئی۔ وہ انتظار میں تھی کہ شاید وہ قریب آ کر بیٹھے گا، بات کرے گا، ہاتھ تھامے گا، کوئی نرمی دکھائے گا، مگر ارحم خاموشی سے صوفے پر جا بیٹھا۔ کمرے میں ایک دم سناٹا سا چھا گیا۔ اس نے جیب سے سگریٹ نکالی، لائٹر سے جلایا اور کش لینے لگا۔ پھر ارحم نے فون نکالا،
स्क्रीन को चंद लम्हे तक देखा और एक कॉल मिलाई। अगले ही पल स्पीकर ऑन हो गया। हेलो जान, तुम अभी तक जाग रही हो? तुम्हारे बगैर नींद कैसे आती मेरी जान? दूसरी तरफ की निस्वानी आवाज सुनकर अरीबा को झटका लगा। उसने तेजी से निगाह उठाकर अरहम को देखा, जो लापरवाही से टांग पर टांग रखे गुफ्तगू कर रहा था। अरीबा की सांस रुक सी गई। उसने फौरन घूंघट उठाया और चौंक कर इसकी तरफ देखा। वो किसी लड़की से बात कर रहा था, और बातें भी वो जो शौहर अपनी बीवी से करता है। शादी की पहली रात वो बातें जो बीवी बनकर वो सुनना चाहती थी, वो सब अरहम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कर रहा था। अरहम हंस रहा था, नरम लहजे में बात कर रहा था। तुम्हें पता है आज कितना बोरिंग दिन था? क्यों, तुम्हारी शादी थी ना? हाँ, लेकिन वो तो बस एक फजूल सा कॉन्ट्रैक्ट है। दिल तो तुम्हारे पास है। यह सुनकर अरीबा का सर घूमने लगा और चेहरा जर्द पड़ गया। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। वो कुछ देर तक बेहिस बनी सहती रही, फिर जैसे उसका दम घुटने लगा। अरहम ने एक लापरवाह नजर उसकी तरफ से देखा और फिर बातों में मगन हो गया। उसने जो ही फोन बंद किया, वो सदमे से बोली, ये सब क्या है अरहम? क्या है? उसने सिगरेट का आखिरी कश लेकर उसे राखदान में बुझाकर पूछा। आपके लिए निकाह फजूल है? जस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट है, और आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी है? अरीबा की आवाज में लर्जिश थी। हाँ तो गर्लफ्रेंड रखना क्या गलत बात है? तुम्हारे कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? उसकी बात सुनकर अरीबा की आंखें फैल गईं और वो नफी में सर हिलाते हुए बोली, आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? तो अपने बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं आपकी बीवी हूं, पूछ सकती हूं। तो मैं भी तुम्हारा शौहर हूं, पूछ सकता हूं। आप मुझ पर शादी की पहली रात ही शक कर रहे हैं। मेरे सामने बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, शादी को फजूल कह रहे हैं, तो मेरा पूछना तो बनता है। ओह अच्छा, सती सावित्री, मैं तो भूल ही गया था कि किसी बहुत ही महान हस्ती को ब्याह कर लाया हूं। वो तंजिया हंसी में बोला तो अरीबा फटी फटी नजरों से अपने शौहर को देखने लगी, जिससे अभी निकाह चंद घंटे पहले ही हुआ था। आप इतना बड़ा धोखा मेरे साथ कैसे कर सकते हैं? वो बेयकीन सी होकर बोली। धोखा? वट धोखा? अरहम उठा, आहिस्ता से चलता बेड के पास आया और बहुत संजीदगी से बोला, तुम लोग धोखे की अलिफ बे से भी वाकिफ नहीं हो। धोखा तो वो है जो तुम्हारे बाप ने मेरे बाप को दिया, उसके कारोबार पर कब्जा किया और उसे लात मारकर अपने ही कारोबार से बेदखल कर दिया कि वो सड़कों पर आ गया। माय डियर, मेरे लिए ये शादी सिर्फ एक इंतकाम है जो मैं तुमसे और तुम्हारे बाप से अब सारी जिंदगी लेता रहूंगा। तुम उस मर्द की बेटी हो जिसने मेरे बाप को कब्र में उतारा, और आज से मैं तुम्हारी जिंदगी के हर पल को जहन्नुम बनाऊंगा कि तुम और तुम्हारा बाप याद रखेंगे। अरीबा के जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई। वो रोते हुए बेड से उतरी और उसके मुकाबिल आकर खड़ी हो गई। मैं नहीं जानती कि अब्बू ने क्या किया और क्या नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। मुझे किस बात की सज़ा दे रहे हैं? क्योंकि तुम वो कमज़ोर कड़ी हो जिससे तुम्हारे बाप को तोड़ने का तरीका आसान हो गया है। जब उसे पता चलेगा कि उसकी बेटी किस जहन्नुम में गुजर रही है, तो उसका गरूर और उसकी ताकत सब मट्टी में मिल जाएगा। अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी तो बहुत सारी मंजिलें आई हैं, तुम तो अभी से रो दी। उसने अरीबा की आंखों से निकलते हुए आंसुओं को अपनी उंगली की पोर से चुना और हवा में उड़ा दिया। अरीबा ने आंखें बंद कर ली। वो चीखना चाहती थी, रोना चाहती थी, भाग जाना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी अब देर हो चुकी है। वो अपनी शादी के ख्वाब, अपनी इज्जत, अपने जज्बात, सबका जनाजा अपने सामने देख रही थी। कुछ लम्हों बाद अरहम वापस सोफे पर जा बैठा और दोबारा फ़ोन पर मसरूफ़ हो गया, जैसे अरीबा वहाँ मौजूद ही ना हो। अरीबा आहिस्ता से बेड के किनारे बैठ गई। वो खुद को समेटने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद अरहम बाहर चला गया तो वो सिसक पड़ी। वो एक ऐसी दुल्हन थी जो सिर्फ एक मर्द के इंतकाम की भेंट चढ़ गई। भारी भरकम लहंगा और कई घंटे पार्लर में करवाया गया मेकअप अब उसे चुभने लगा। वो फौरन उठी। उसने अपने बैग से सादा सा सूट निकालकर पहन लिया और
बाथरूम में घुस गई। पहले तो खूब जी भर कर रोई, फिर उसने अपना मुंह हाथ धो लिया और बेड पर आकर लेट गई। ये रात उसके लिए किसी खौफनाक हॉरर मूवी से भी ज्यादा तकलीफ दे थी। वो करवट पर करवट लेती रही और बिलाखिर नींद की आगोश में उतर गई। सूरज की पहली किरण जब उसके चेहरे पर पड़ी तो उसने अपनी आंखें खोली। रात जितनी सिसकियों में कटी, सुबह उतने ही खालीपन के साथ नमूदार हुई। उसका चेहरा सूजा हुआ, आंखें लाल और जिस्म अकड़ा हुआ था। उसने बेसाख्ता बेड की दूसरी तरफ देखा जो उसके दिल की तरह खाली था, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। ना सुहागरात, ना शौहर, ना शोख सरगोशी, बस उजाड़ उजाड़ कमरा, सन्नाटा और एक कुचले हुए ख्वाब की बाकियात थे। इतने में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो वो चौंक कर सीधी हुई। अरम अंदर आया, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात को आया था। चेहरे पर सख्ती, आंखों में खालीपन और हाथों में मोबाइल। अरीबा ने एक लम्हे को चाहा कुछ बोले, कुछ पूछे, मगर जबान पर जैसे ताला लग गया। अरम ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, मेरे रूम में चचा जान आ गए हैं, इसीलिए यहाँ आना पड़ा। फिर वो बाथरूम की तरफ बढ़ गया। बाथरूम से आती शावर की मध्यम आवाज़ अरीबा के अंदर एक तूफान बरपा कर रही थी। कुछ देर बाद अरम बाहर आया तो उसने सफ़ेद शर्ट पहन रखी थी, बाल सलीके से सजा रखे थे। उसके लगाए परफ्यूम की बहुत ही दिल फरेब खुशबू थी। वो आईने के सामने खड़ा अपने बाल सेट कर रहा था, जबकि अरीबा खामोशी से उसकी तरफ देख रही थी। एक ऐसे शख्स की तरफ जो उसकी ज़िंदगी का साथी कहलाता था, मगर उसके लिए अजनबी से भी बदतर था। तुम तैयार हो जाओ, नीचे सब लोग नाश्ते पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। ये जुमला बेहद आम सा था, लेकिन लहजा ऐसा जैसे वो उसकी किसी नौकरानी की तरह उसे हिदायत दे रहा हो, बीवी की तरह नहीं। वो आहिस्ता से बोली, अरहम। वो रुक गया मगर पीछे नहीं बढ़ा। मैंने कुछ पूछना है, क्या मैं हक रखती हूँ पूछने का? अब वो मुड़ा, मगर चेहरे पर वही बेहिसी तारी थी। पूछो, वो अजब बेनियाजी में बोला। आपने रात जो कुछ कहा वो सब सच था? ये शादी, ये रिश्ता, ये सब सिर्फ एक खेल था? अरम ने थोड़ी देर खामोशी इख्तियार की, फिर एक सर्द कहकहा लगाया। मुझे खुशी है कि तुम इतनी जल्दी सब कुछ समझ गई। हाँ, ये सब एक खेल था, एक बदला, एक खंजर जो तुम्हारे बाप के सीने में उतारना था, और वो मैंने कर दिया। अरीबा की आंखों से बेसाख्ता आंसू गिरने लगे। आपने मेरा इस्तेमाल किया? वो दुख से बोली तो अरहम ने उसे इंतहाई गहरी नज़रों से देखा। मकाफाते अमल इसी का नाम है। कभी तुम्हारे बाप ने हमारा इस्तेमाल किया था, आज उसकी जगह मैं वही कर रहा हूँ। उसके लहजे में नफरत का जहर था और आंखों में एक ऐसी आग जो सब कुछ जला देने के लिए तैयार थी। लेकिन आप मेरे बाप जैसे तो ना बने, मैं आपके निकाह में हूँ। नफरत अगर कर बैठे हैं तो मोहब्बत भी थोड़ी सी दे दें, क्या जाता है आपका? वो मल्तजी निगाहों से देखने लगी। अरहम एक लम्हे को गड़बड़ाया, शायद ये जुमला उससे अंदर कहीं टकरा गया था, मगर अगले ही पल उसने खुद को संभाला। फजूल बातें मत करो, अरीबा ने सर झुकाकर आहिस्दगी से कहा। अगर ऐसा है तो फिर आप आज़ाद कर दे मुझे, मैं इस रिश्ते में एक कैदी की तरह नहीं रह सकती। अरहम ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और फिर आहिस्ता से दांत पीस कर बोला, मैंने तुम्हारे और अपने रिश्ते का क्या करना है उसके लिए मुझे डिक्टेट मत करो, मुझे जो बेहतर लगेगा वही करूँगा। ये कहकर वो कमरे से चला गया। दरवाज़ा बंद हुआ तो अरीबा वहीं ज़मीन पर बैठ गई, मगर न जाने क्यों उसे ना रोना आया बल्कि उसे चुप लग गई। उसकी शादी का चौथा दिन था, मगर उसके मेके से कोई नहीं आया। मेके में रिश्ते के नाम पर एक ही खालिस रिश्ता उसके वालिद का था, मगर वो तो ऐसे चुप करके बैठ गए जैसे अरीबा को ब्याह देने के बाद वो उससे हर ताल्लुक ख़त्म कर चुके हों। क्या वो इतनी गैर अहम थी? क्या वो महज एक जिम्मेदारी थी, एक बोझ जो हटा दिया गया? लेकिन दिल ने तस्लीम ना किया और वो फ़ोन कर बैठी। कॉल मिली और चंद सेकंड बाद उसे अपने अब्बू की आवाज़ सुनाई दी तो आंसुओं का एक गोला उसके गले में अटक सा गया। वो बमुश्किल बोली, अब्बू, मैं अरीबा बोल रही हूँ। हाँ बेटा, सब खैरियत है, मैं एक मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। लेकिन अब्बू मैं। कॉल कट गई। उसकी सांस रुक सी गई। ना पूछा कैसी हो, ना कहा खुश हो,
बस मीटिंग। 2 दिन गुजर गए, कोई कॉल नहीं आई। अरीबा को अब हर चीज साफ दिखने लगी थी। हर रिश्ता खुदगर्जी में लिपटा दिखाई देने लगा था। अब उसे समझ आ गया था कि उसका मुकाम क्या था। वो तो बस किसी बिजनेस में लेन देन के सिलसिले में इस्तेमाल हुई थी। दुख से उसका दिल फटने लगा। अरहम को जब पता चला कि उसके पास मोबाइल है तो उसने मोबाइल जब्त कर लिया। वो शिद्दत गम से इस इकदाम पर बोल भी ना पाई। पूरे हफ्ते से वो दाल सब्जी खा रही थी, एक जैसा बेजायका खाना जो उसके मिजाज और तबीयत दोनों से अलग था। वो ठीक ठाक गोश्त खोर थी, घर में रोज कोई ना कोई डिश बनती थी, और यहाँ वो दाल सब्जी देखकर ऊब गई। तो एक दिन हिम्मत करके अरीबा ने अरहम से कहा, क्या आप कुक से कह सकते हैं कि वो कभी कभार गोश्त भी बनाया करे? मैं दाल सब्जी नहीं खा सकती हर दिन। अरहम ने धीरे से उसकी तरफ देखा। जब तुम्हारे बाप ने हमें कौड़ी कौड़ी का मोहताज किया था तो हम तो ये दाल सब्जी भी नहीं खा सकते थे। उसके लहजे में ऐसा जहर था कि अरीबा का रंग जर्द हो गया। तुम शुक्र करो कि तुम्हें ये खाने को मिल रहा है। वो साकित रह गई। ये जुमले किसी खंजर से कम नहीं थे। अरहम कुछ लम्हे उसे तकता रहा, जैसे इसकी खामोशी से भी लुत्फ ले रहा हो। फिर वो कमरे का दरवाज़ा बंद करके चला गया तो अरीबा का जहन चकराने लगा। उसने खुद को आईने में देखा। चेहरा जर्द, आंखों के गिर्द स्याह हल्के, बाल बिखरे हुए। ये वो लड़की नहीं थी जो 7 दिन पहले दुल्हन बनी थी। ये तो कोई और थी, कमज़ोर, तन्हा, लावारिस। वो आईने के सामने खड़ी होकर कुछ लम्हे खुद को देखती रही। फिर उसने चुपचाप अपनी चूड़ियाँ उतार कर मेज़ पर रख दी और फिर घुटनों में चेहरा छुपा कर रोने लगी। रात देर तक सिसकियाँ कमरे में गूंजती रहीं, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। अगले दिन अरहम के बुलाने पर वो पहली बार डाइनिंग टेबल पर पहुंची, जहां पर वो एक बिजनेस मैगजीन हाथ में लिए पहले से बैठा था। टेबल पर वही दाल आलू की भुजिया और खुश्क चपातियां, जिसे देखकर इसकी भूख मर गई। इसने प्लेट में ज़रा सी दाल डाली, मगर हाथ खाने की तरफ ना बढ़ाया। अरहम ने नज़र उठाकर इसे देखा। खा क्यों नहीं रही तुम? वो नज़रें झुकाकर बोली, भूख नहीं है। तो छोड़ दो, मत खाओ। यहाँ किसी को तुम्हारे नखरे बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं। अरीबा का चेहरा मज़ीद जर्द हो गया। अरहम, मैंने कोई शिकवा नहीं किया। शिकवे का हक नहीं रखती तुम, बोगराया। मैं यहाँ खुश रहने की कोशिश कर रही हूँ, आप क्यों हर बात में जहर घोल देते हैं? अरहम ने कहकहा लगाया, क्योंकि तुम्हारा वजूद ही मेरे लिए जहर है। अरहम के अल्फाज ऐसे थे जैसे किसी ने उसके दिल में कील ठोंक दी हो। अरीबा ने नम आंखों से उसे देखा। अगर मैं इतनी ही नफरत ज़दा हूं तो आज़ाद क्यों नहीं कर देते? अरहम की आंखें सुर्ख हो गई। आज़ाद कर दूं? तुम्हारे बाप को ऐसे ही सुकून दे दूं? नहीं अरीबा, अब तुम यहाँ ही रहोगी। हर दिन हर लम्हा मेरी नफरत में जल जल कर जिंदगी गुजारोगी। तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा और जीने भी नहीं दूंगा। अरहम की आवाज़ में नफरत थी, ऐसी नफरत जो इसे भी खा रही थी। अरीबा की आंखों में अब आंसू तो नहीं निकले, बस दिल में एक गहरा खला पैदा हो गया, जैसे वो अंदर ही अंदर ख़त्म हो रही हो। वो वहाँ से भागकर अपने कमरे में आई और दरवाज़ा अंदर से बंद करके सहम कर कोने में बैठ गई। न जाने कब रात हुई। उसने फटाफट अपने कमरे का बल्ब जलाया और फिर एक कागज़ कलम लेकर बैठ गई और लिखना शुरू किया। अब्बू, आपने मुझे बेच दिया, एक ऐसे शख्स के हाथ जिसके दिल में मेरे लिए नफरत के सिवा कुछ नहीं। आपने मुझसे मेरा घर, मेरी जिंदगी, मेरी शनाख्त छीन ली। क्या रुखसत होते ही बेटी का वजूद ख़त्म हो जाता है? मैं अब सांस तो ले रही हूँ मगर जिंदा नहीं हूँ। वो कागज़ उसने तकिए के नीचे रखा, फिर खुद ही सिसकते हुए उस तकिए के साथ सहम कर लेट गई। कमरे के बाहर अरहम खड़ा था। वो इसकी सिसकियाँ सुन रहा था। जाने क्यों वो बेचैन सा हुआ। शायद कहीं ना कहीं उसे ये एहसास हुआ कि वो जिसे सज़ा दे रहा है वो कसूरवार नहीं है। वो सुबह फजर के टाइम उठी तो बाथरूम में पानी बंद था। पहले तो उसने सोचा शायद वक्ती मसला हो, लेकिन जब दिन चढ़े ये मसला हल ना हुआ तो उसने 2-3 बार मुलाजमों को आवाज़ दी, मगर कोई नहीं आया। एक बात तो वो अच्छी तरह समझ चुकी थी, इस घर के मुलाजिम सिर्फ अरहम के हुक्म के पाबंद थे। वो अगर कुछ कह भी देती तो मुलाजिम उसकी तरफ देखना भी गवारा ना करते।
اس کا کمرہ، اس کا باتھ روم، اس کا بستر، سب کچھ جیسے کسی ہاسٹل کے 3rd کلاس کمرے جیسا تھا۔ صفائی کا کام وہ خود کرتی تھی، کپڑے بھی خود دھوتی، الماری ترتیب دیتی اور کھانے کے سوا باقی ہر چیز کی ذمہ دار وہ خود تھی۔ اس کوٹھی میں ہر کام کے لیے علیحدہ ملازم تھے، لیکن اس کے لیے کوئی نہیں تھا۔ مگر آج پانی نہ ہونے کی وجہ سے وہ پریشان ہو گئی تھی۔ چپکے سے دروازہ کھول کر باہر نکلی، راہداری سے گزری اور دبے قدموں ارحم کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ اس کمرے میں قدم رکھنے جا رہی تھی۔ دل دھڑک رہا تھا لیکن مجبوری آڑے آئی۔ دروازہ آہستہ سے دھکیلا اور اندر داخل ہوئی اور ایک لمحے کو ٹھٹک گئی۔ سامنے جو منظر تھا اس نے اسے چند سیکنڈ کے لیے سانس لینا بھلا دیا۔ یہ کوئی عام کمرہ نہیں تھا، یہ کسی شہزادے کا کمرہ تھا۔ چھت سے لٹکتا شاندار فانوس، مخملی پردے، ہاتھ سے بنے ایرانی قالین، سجی ہوئی بک شیلف، جدید لیمپ، وال آرٹ، قیمتی فرنیچر اور ایک کنگ سائز بیڈ جس پر سرخ مخملی بیڈ شیٹ بچھی ہوئی تھی۔ دیوار کی ایک طرف بڑا LED اور دوسری طرف ایک آٹومیٹک کافی مشین۔ یہ کمرہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ یہاں کوئی طاقتور، دولت مند، باوقار مرد رہتا ہے۔ وہ ایک عرصے بعد اتنا لگژری روم دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھیں چندے آ گئی۔ پھر وہ دبے قدموں باتھ روم میں داخل ہوئی۔ یہ کوئی عام باتھ روم نہیں تھا، پورے فرش پر سنگ مرمر بچھا ہوا، دیواروں پر قیمتی ٹائلز اور شاور کی جگہ شفاف شیشے سے ڈھکا ایک خوبصورت کیبن تھا، جس کے ساتھ ہی ایک جانب گرم بھاپ اڑاتا سفید جیکوزی رکھا تھا جو پورے ماحول کو خوابناک بنا رہا تھا، جس کے ساتھ میں خوشبودار لوشنز، باڈی واشز اور قیمتی تولیے ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ یہ سب دیکھ کر وہ حیران پریشان ہو گئی۔ اس نے زیادہ سوچنے میں وقت ضائع نہ کیا، جلدی سے نہانے کے لیے گھس گئی۔ گرم پانی بدن پر بہنے لگا تو سکون سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ پانی کے لمس سے خود کو آشنا کرتی رہی۔ جب باہر نکلی تو تولیے سے اپنے بال جھٹکنے لگی۔ گیلے جسم پر ہلکی گلابی قمیض چپک چکی تھی اور اس کے خد و خال نمایاں ہو رہے تھے۔ اسے احساس نہیں تھا کہ وہ ارحم کے کمرے میں ہی موجود ہے اور کمرے کی ایک جانب کھلی بالکنی میں ارحم کھڑا تھا۔ ارحم نے جیسے ہی اسے دیکھا پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ اس سادگی میں اتنا حسن، اور اس کا دل زور سے دھڑکا، پھر اسے جیسے خود پر قابو نہ رہا۔ وہ تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ اریبہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک جھٹکا لگا، ارحم اسی کی طرف آ رہا تھا۔ وہ گھبرا گئی۔ پانی نہیں آ رہا تھا تو میں، وہ اس کے جارحانہ انداز پر بوکھلا کر بولی تھی کہ ارحم نے بغیر کچھ کہے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے ہی ارحم نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا، جیسے برسوں کی پیاس کو پہلا گھونٹ ملا ہو۔ اریبہ ساکت ہو گئی، کچھ کہنا چاہا مگر لفظوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اریبہ کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ اسے شادی کے 7 دن بعد اپنا ازدواجی حق ملا۔ مسرت اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ وہ ارحم کی باہوں میں کسی مچھلی کی طرح تڑپی اور تڑپاتی رہی۔ ارحم 30 سال کا ایک مضبوط باڈی بلڈر مرد تھا، مگر اریبہ کی نزاکت نے اسے پگھلا کر موم کر دیا۔ وہ صرف 18 سال کی تھی اور پہلی بار اس کے لمس سے آشنا ہوئی۔ تجربے کار ارحم جان گیا، اسی لیے کمال نرمی کا مظاہرہ کر ڈالا۔ کافی دیر بعد جب سب کچھ تھم چکا تھا تو وہ اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور پہلی بار سکون کا سانس لیا، پھر شرما کر اسے الگ ہوئی اور بستر سے اتر کر جانے لگی تو ارحم نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ کر پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ تو وہ گھبرا کر بولی، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ کون سا کمرہ؟ تو اس نے حیرت سے ارحم کی طرف دیکھا اور ہکلا کر بولی، وہ جہاں پر میرا مطلب ہے جو کمرہ آپ نے مجھے دیا ہے، وہاں جا رہی ہوں۔ اب تمہارا کمرہ یہ ہے، تمہارا سارا سامان ملازمین کو کہہ کر یہاں شفٹ کرا دوں گا، تمہیں اس کمرے میں اب جانے کی ضرورت نہیں۔ ارحم کی بات سن کر اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ ارحم کا کمرہ وہی عالیشان شاہی کمرہ، اور اب وہ اس کمرے کی سانجھی دار بننے والی تھی۔ اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ سوتے، لیکن وہ اس کے جاگنے سے پہلے آفس چلا جاتا، مگر اسے سوتے میں کبھی نہ اٹھاتا۔ اریبہ خود کو خوش نصیب ترین لڑکی سمجھنے لگی۔ ایسا لگتا جیسے رشتے کا اصل آغاز اب ہوا۔ ارحم کا انتقام کہاں گیا، وہ یہ بات تو نہیں جانتی تھی، البتہ وہ یہ بات جانتی تھی کہ نکاح میں کتنی طاقت ہوتی ہے،
کہ وہ ایک مرد کے غصے اور انتقام کو سرد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب اس کا ہر دن خوشیوں بھرا تھا۔ وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کرتی۔ ارحم کا رویہ یکسر بدل گیا تھا۔ اب وہ اسے فاصلے پر نہیں رہتا، نہ وہ سرد مہری انداز، نہ تانوں کی بارش، بلکہ اب وہ خود اریبہ کا ہر بات میں خیال رکھنے لگا۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا، اس کی من پسند ڈشز، بیف سٹیک، پلاؤ، فرائیڈ چکن، ایک ایک کر کے روزانہ کے مینیو کا حصہ بننے لگے۔ اریبہ کو جیسے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ وہی ارحم ہے جو کبھی اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، اب اس کے ذائقوں تک کا خیال رکھتا ہے۔ اور ایک روز جب ارحم نے اسے موبائل تھمایا تو وہ خوشی سے پھٹ پڑی، یہ تمہارے لیے، اب جب دل چاہے اپنے گھر بات کر لینا، جو دل چاہے آرڈر پر منگوا لینا۔ اس نے موبائل تھاما تو اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ شکر ہے یا اللہ، شکر ہے، آخرکار میرے صبر نے رنگ دکھایا۔ اریبہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی، دن میں کئی بار تسبیح پڑھتی، سجدہ شکر بجا لاتی اور دل سے دعا کرتی کہ بس اسی طرح یہ خوشیاں اس کی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دائمی ہو جائیں۔ لیکن انسان کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو اس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ اریبہ کی زندگی میں خوشیوں بھرے دن بدقسمتی سے بہت مختصر ثابت ہوئے۔ تقریباً 1.5 ماہ گزر چکا تھا۔ کچھ دنوں سے اریبہ کی طبیعت بھاری بھاری رہنے لگی، چکر متلی اور کچھ بھی کھانے کو دل نہ چاہتا۔ 1-2 دن کی بات ہوتی تو وہ اگنور کر دیتی، لیکن صبح و شام جب یہی کیفیت رہنے لگی تو وہ پریشان ہو گئی۔ وہ ارحم سے اس بات کا ذکر نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اس کے اور اریبہ کے درمیان تعلقات ابھی تو اچھے اور خوشگوار ہوئے تھے۔ اس نے اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز کیا، لیکن جب متلی کے ساتھ ساتھ الٹی کی شکایت تو ارحم چونک سا گیا اور فوراً فکر مند ہوا۔ صبح کے وقت جب اریبہ باتھ روم سے نکل کر چہرہ تھامے بیڈ پر لیٹے ہی کراہنے لگی تو ارحم اس کے پاس آ بیٹھا۔ کیا ہوا، طبیعت خراب ہے؟ اریبہ نے کمزور آواز میں کہا۔ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے آج۔ ارحم نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ ٹیمپریچر معمولی بڑھا ہوا تھا۔ اسی لمحے ملازمہ نسیمہ ہاتھ میں پانی کا گلاس تھامے آئی۔ اس نے اریبہ کو دیکھا، پھر ارحم کی طرف اور مسکراتے ہوئے بولی، صاحب لگتا ہے بی بی کو خوشخبری ہے۔ ایک دم کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ارحم کا چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ اس نے نظریں نسیمہ پر جمائی جیسے وہ کوئی ناپسندیدہ جملہ بول بیٹھی ہو۔ نسیمہ کی مسکراہٹ یکدم غائب ہو گئی۔ اس نے نظریں جھکا لیں اور خاموشی سے پانی کا گلاس رکھ کر واپس پلٹ گئی۔ اریبہ نے حیرت سے ارحم کی طرف دیکھا۔ چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، نہ خوشی، نہ حیرت اور نہ پریشانی، بس سپاٹ پتھر جیسا چہرہ۔ اسے لگا جیسے وہ کسی اندرونی کشمکش میں الجھ گیا ہے۔ وہ سمجھ نہ سکی کہ یہ خاموشی کس وجہ سے ہے۔ ایک خیال آیا کہ شاید وہ فکر مند ہے، شاید خوشی کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ارحم یکدم خاموشی سے باہر نکل گیا تو اس نے نسیمہ کی طرف دیکھ کر کہا، پتہ نہیں کیوں ارحم پریشان ہو گئے، لگتا ہے میری حالت دیکھ کر فکر مند ہے۔ نسیمہ بہت چہرہ شناس تھی، اسی لیے اس کے چہرے پر ایک دم سے تذبذب ابھرا۔ اس نے نظریں اٹھا کر اریبہ کو دیکھا۔ بی بی اللہ خیر کرے گا، بس دعا کیا کرے۔ اریبہ نے ہلکا سا ہنس کر کہا، وہ تو میں بہت کرتی ہوں، ارحم بھی تو مجھے دعاؤں سے ہی ملے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ مسکرائی، مگر نسیمہ خالی خالی نظروں سے اریبہ کو دیکھنے لگی اور پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اریبہ کے دل میں اب نئی امید جنم لے چکی تھی۔ اگر یہ خوشخبری سچ نکلی تو ارحم کے دل میں اس کے خاندان کو لے کر جو تھوڑی بہت خلش ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ شاید یہ بچہ ان کے درمیان ایک ایسا بندھن ہو جو ایک دوسرے سے جوڑ سکے۔ اگلی صبح ارحم نے اسے سوتے سے اٹھایا تو وہ آنکھیں ملتے ملتے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لے لی ہے، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ انتہائی سپاٹ انداز میں کہہ کر وہ فوراً نکل گیا تو اریبہ کو اس کے موڈ پر کافی حیرت بھی ہوئی۔ وہ جلدی جلدی تیار ہوئی اور ارحم کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر نے چند ٹیسٹ کیے اور رپورٹس کے لیے اگلے دن آنے کا کہا۔ گھر واپسی پر ارحم خاموش تھا۔ گاڑی میں کوئی بات نہ ہوئی، نہ کوئی سوال، نہ کوئی تبصرہ۔ اریبہ نے دل ہی دل میں سوچا شاید وہ اتنا خوش ہے کہ الفاظ نہیں مل رہے۔ اگلے دن رپورٹ آئی تو وہ مثبت تھی، یعنی وہ ماں بننے والی تھی۔ اس نے جیسے ہی ڈاکٹر کے الفاظ سنے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے ارحم کی طرف دیکھا۔
अरहम ने रिपोर्ट को 2 बार खोल कर देखा, जैसे उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। ऐसा लगा जैसे वो कुछ कहना चाहता हो मगर जबान बंद थी। अरीबा ने हाथ थामने की कोशिश की मगर अरहम ने उसका हाथ बुरी तरह से झटक दिया और फौरन बाहर निकल गया। वो रिपोर्ट्स थामे उसके साथ गाड़ी में बैठ गई, लेकिन अरहम ने उसकी तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी। उसे अरहम के रवैये की बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, और वो डर के मारे उससे कुछ पूछना भी नहीं चाह रही थी, मगर वो नाउम्मीद नहीं थी। उसने आंखों से आंसू पोंछे और एक बार फिर दिल से कहा, अल्लाह ने मुझे ये तोहफा दिया है तो इसके पीछे कोई हिकमत ज़रूर है। ये बच्चा मेरी ज़िंदगी बदल देगा और अरहम का रवैया भी। जो ही वो घर में दाखिल हुए तो अरहम फौरन गाड़ी से उतरा और उसे गाड़ी में तन्हा छोड़कर अंदर चला गया। वो भी जल्दी से दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरी। बर्क रफ्तारी से अंदर की तरफ भागी। उसके दिल में घबराहट थी। सीढ़ियाँ चढ़ते ही उसकी नज़र अरहम के कमरे की तरफ गई जहाँ दरवाज़ा खुला था, और अरहम तेज़ी से एक कोने से दूसरे कोने तक गुस्से में टहल रहा था। अचानक अरहम की नज़र दरवाजे पर पड़ी। वो वहीं खड़ी थी, उलझी हुई और सहमी हुई। अरहम कच्चा चबा जाने वाली नज़रों से देखकर बोला, तुम्हें अंदाज़ा भी है तुमने क्या किया? इतनी प्रिकॉशंस के बावजूद ये कैसे मुमकिन हुआ? अरीबा की आंखें हैरानी से फैल गई। वो बमुश्किल बोल पाई, ये तो अल्लाह के काम है। ये सब खुद ब खुद हुआ, मैंने तो कुछ नहीं किया। अरहम ने गुस्से से उसकी तरफ कदम बढ़ाया, जैसे वो उसे मुजरिम समझ रहा हो। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, समझी तुम? दुश्मन की बेटी से अपनी नस्ल आगे नहीं बढ़ाऊंगा। ये जुमला सुनकर अरीबा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। क्या तुमने सोच लिया कि माँ बनकर तुम मेरे दिल में जगह बना लोगी? अरीबा का जिस्म जैसे सुन्न हो गया। वो कुछ बोल ना सकी। मैंने तुमसे शादी की थी बदले के लिए, तुम भूल गई हो क्या? उसकी आवाज़ में वही जहर और वही नफरत थी जिसे इसकी मोहब्बत में वो फरामोश कर चुकी थी। मगर अब वो पूरी जान से लरज रही थी, क्योंकि ये अब सिर्फ उसका मामला नहीं बल्कि उसके बच्चे की जिंदगी का भी था। 2 दिन खैरियत से गुजरे। तीसरे दिन अरहम ने उसे कहा, चलो मेरे साथ। तो उसने सवालिया नज़रों से अरहम की तरफ देखा और फिर खामोशी से उठी, शॉल ओढ़ी और साथ चली। गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी। दोनों के दरमियान खामोशी थी। कुछ देर बाद गाड़ी एक प्राइवेट क्लिनिक के सामने रुक गई। अरहम ने दरवाज़ा खोला और सर्द लहजे में कहा, चलो। अरीबा बाहर निकली, लेकिन क्लिनिक का गेट अबूर करते उसके दिल की धड़कन एक बार तेज़ हो गई। वो जो ही लेबर रूम में गई तो हैरान रह गई। यहाँ पर उसे लाने का क्या मकसद है? एकदम डॉक्टर उसके पास आई और बोली, ये आपका पहला बेबी है, क्यों ज़ाया करवाना चाहती हो? तो वो डॉक्टर की बात पर हक्का बक्का होकर बोली, आपसे किसने कहा कि मैं ये बच्चा ज़ाया करवाना चाहती हूँ? आपके हस्बैंड ने। तो उसके पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। तो गोया उसे इस मकसद के लिए यहाँ लाया था। वो एकदम रो पड़ी और फिर हाथ जोड़कर डॉक्टर से बोली, मुझे ये बच्चा अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। खुदा के लिए मुझे यहाँ से जाने दे। मैं ये एहसान आपका सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी। डॉक्टर भी खुदा तरस औरत थी। वो 1 मिनट के अंदर अंदर सारी बात समझ गई। उसने अरीबा को क्लिनिक के पिछले दरवाजे से बाहर निकाला तो अरीबा ने पीछे मुड़कर ना देखा और तेज़ी से दौड़ने लगी और गली में गुम हो गई। आधे घंटे बाद जब अरहम ने अंदर आकर नर्स से पूछा कि मरीज़ा कब तक फारिग हो जाएंगी, तो जवाब सुनकर उसकी आंखें फैल गईं। वो तो चली गई। कहाँ? मालूम नहीं। वो तो कह रही थी कि मैं आपके पास जा रही हूँ। तो हमने भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं किया। अरहम का चेहरा एक लम्हे में तारीक हो गया। वो भागकर बाहर निकला, इर्द गिर्द देखा, मगर वो कहीं दिखाई ना दी। गाड़ी में बैठकर सड़कों की तरफ दौड़ा। पहला ख्याल यही आया कि वो इतनी जल्दी दूर नहीं निकल सकती, यहीं कहीं छुपी होगी। कई घंटे शहर के करीबी इलाकों की खाक छानने में गुजरे। रेस्टोरेंट्स, बस स्टॉप्स, पार्किंग एरियाज, हर जगह उसे ढूंढ लिया, मगर उसका तो कहीं नामो निशान ही ना मिला। अब वो उसकी तस्वीर लोगों को दिखा दिखा कर पूछता कि आपने इस लड़की को कहीं देखा है, मगर हर जगह जवाब नफ़ी में मिला। तो इसे लगा जैसे वो हवा में तहलील हो चुकी है। अरहम की सांसें बेतरतीब होने लगी। दिल पहली बार घबराहट का शिकार हुआ। ये वही लड़की थी जिससे वो अपने बच्चे की माँ होने का एजाज़ छीनना चाहता था,
और अब उसके यूं गायब होने पर दिल इतना बोझल हो गया कि उसका सुख और चैन दांव पर लग गया। उसकी बेकरारी इतनी बढ़ गई कि वो उसे पागलों की तरह ढूंढता रहा। बस अब इसी चीज का खौफ था, कहीं उसको कोई नुकसान ना हो जाए या कहीं बच्चे के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। अगर खुदा ना ख्वास्ता ऐसा कुछ हो गया तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। वो अरीबा के साथ साथ उस बच्चे को भी खोने से डरने लगा, लेकिन हर तरह के जराए इस्तेमाल करने के बावजूद वो अरीबा को ढूंढने में नाकाम रहा। 5 साल, 5 लंबे थके हुए दर्द भरे साल, और हमने वो 5 साल दिन रात खुद को सजा देते गुजारे। बिजनेस में कामयाबी, शोहरत, दौलत सब कुछ था, बस सुकून नहीं था। उसने लोगों से मिलना छोड़ दिया था और सोशल एक्टिविटीज भी ना होने के बराबर थी। उसकी उदासी और तन्हाई को देखकर उसके एक दोस्त ने उसे ज़बरदस्ती एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया, तो वो उसकी नाराज़गी की खातिर वहाँ चला गया। लेकिन अब वो शदीद उकताहट का शिकार था और वहाँ से जाने के लिए पर तोल ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक मंजर पर जम गई। कोने में खड़ी एक बावकार और तरहदार लड़की और उसके साथ एक नन्ही नाजुक सी बच्ची जो शायद चॉकलेट का रैपर खोलने में मसरूफ़ थी। लेकिन फिर जैसे वक्त थम गया हो, अरहम के होंठों पर एक नाम मचल उठा, अरीबा। वो एक पल को साकित रह गया, हाथ में पकड़ा ग्लास ज़मीन पर जा गिरा, फिर जैसे बेखुदी में तेज़ कदमों से उसकी जानिब बढ़ने लगा। अरीबा ने उसकी मौजूदगी को फ़ौरन महसूस कर लिया। उसने एकदम बच्ची का हाथ थामा और वहाँ से भागने लगी, मगर अरहम ने उसकी पेश कदमी रोक डाली। रुक जाओ प्लीज़, सिर्फ एक बार रुक जाओ। अरहम की आवाज़ में इतना दर्द था कि ना चाहते हुए भी अरीबा ठुठक कर वहीं खड़ी हो गई। उसने गौर से अरहम की तरफ देखा तो इसके चेहरे पर नदामत फैली हुई थी और आंखों में आंसू थे, जिन्हें देखकर अरीबा हैरत ज़दा रह गई। अरहम ने हाथ आहिस्ता से उस बच्ची की तरफ बढ़ाया। वो रुकी, अरहम को बगौर देखा, फिर माँ की तरफ पलटी। मामा, ये बाबा है ना? अरीबा ने चौंक कर बेटी की तरफ देखा। नन्ही सी जान इतने एतमाद से बोली जैसे दिल से पहचान लिया हो। फिर वो तेजी से भागकर अरहम की तरफ आई और उसकी टांगों के साथ लिपट गई। अरहम ने फौरन बच्ची को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। ये मंजर देखकर अरीबा की आंखें भी भीग गईं। अरहम को यकीन नहीं आ रहा था कि इतने बुरे हालात के बावजूद अरीबा, जिससे उसने सब कुछ छीन लिया था, उसने बचपन से ही अपनी बेटी को अरहम से इतनी मोहब्बत से मुतारिफ करवाया कि देखते ही वो उससे लिपट गई। इसने शुक्रगुजार नज़रों से अरीबा को देखा। नन्ही सी गुड़िया एकदम बाप की आगोश में छुप गई और अरहम ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। फिर वो शिकवा कना लहजे में बोला, कहाँ चली गई थी तुम? ऐसे करते हैं क्या? आपने ही कहा था कि आपको मुझसे बच्चा नहीं चाहिए, तो मैं क्या करती? मैं अपनी पुप्पी के पास चली गई, वहीं डिलीवरी हुई, फिर एक निजी कंपनी में जॉब शुरू की ताकि खुद को और बेटी को पाल सकूं। क्या इस दौरान तुम्हें मेरा ख्याल बिल्कुल नहीं आया? अरहम के सवाल पर अरीबा ने नजरें झुका ली। ख्याल तो उनका आता है जो दिल से निकल जाए। आपका ख्याल तो दिल और दिमाग दोनों में रहा। अरहम खामोश हो गया। एक लम्हे के लिए जैसे वक्त रुक गया। चलो घर, अरहम ने आहिस्तगी से कहा। अरीबा ने हैरत से उसकी तरफ देखा। क्यों, आपका इंतकाम सर्द हो गया या घर ले जाकर कोई नई सजा देना चाहते हैं? अरहम ने गहरा सांस लिया। तुम्हें क्या सजा दूं? 5 साल मैंने खुद को सजा दी है। अकेला रहा हूं, घर से दूर, होटलों में भटकता रहा। तुम्हारे जाने के बाद मुझे घर काट खाने को दौड़ता था। लोग तो कत्ल माफ कर देते हैं, क्या तुम मेरी इतनी सी खता माफ ना कर सकी? एकदम अरहम ने दोनों हाथ जोड़ दिए। अरीबा का दिल दहल गया। इर्द गिर्द लोग मुतवज्जो होकर उन्हें देखने लगे तो अरीबा ने घबरा कर अरहम की तरफ देखा और आहिस्ता आवाज में बोली, ये क्या कर रहे हैं? लोग देख रहे हैं। तो ठीक है ना, अपनी बीवी से माफ़ी मांग रहा हूँ, इसमें क्या शर्म? जब गलती की है तो माफ़ी बनती है। अरीबा की आंखें भीग गई। मैंने आपको माफ़ किया, ये अल्फाज जैसे उसके दिल से निकले। अरहम ने निगाह उठाकर अरीबा को देखा, जिसकी मोहब्बत ने इसके इंतकाम को हरा दिया था। उसने अपनी बेटी को बाहों में उठाया, फिर बाएतमाद कदमों से आगे बढ़ने लगा। एक बाप, एक शौहर,
ایک توبہ گزار مرد کے روپ میں۔ اس کے پیچھے پیچھے اریبہ آنسو پونچھتے ہوئے مسکراتی ہوئی چل پڑی۔ سفر وہی تھا، لیکن اس بار منزل محبت تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔